हम एमसीक्यूज करेंगे, तो आप भी इसे एंजॉय कीजिएगा। पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई सजेशन देने के लिए कमेंट कीजिएगा। तो आज हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग को। पहला पॉइंट है, it refers to the process of stabilizing democratic government in a country. It signifies the creation of a strong military and defense base, or it involves the development of the sense of common identity and the purpose among the citizens of the country. It denotes the formation of federal system of governance. देखो, चारों स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, जिसमें करेक्ट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड पर्पस अमंग द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। जो नेशन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। हम वो डेवलपमेंट करते हैं जो हम सभी के लिए बेहतर हो, और एक सिटीजनशिप की दृष्टि से कंट्री के लिए हम काम करते हैं। इन सारे ऑप्शन में बेस्ट जो है ना, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या है? सी है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, वो आपकी स्क्रीन पर है, और वो है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन नेशन बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इमर्ज ड्यू टू द डाइवर्सिटीज ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। आपको इंडियन नेशन बिल्डिंग के कंटेस्ट में बताना है कि हमारे लिए कौन से चैलेंज इमर्ज हुए हैं डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, रीजनल कल्चर को अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज हुआ था ना देश के लिए, ना तो स्टेट इकोनॉमिक स्टेगनेशन था, ना ही वो पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन था, ना ही कल्चर आइसोलेशन था, बल्कि जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ था हमारे सामने, था लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन। यानी हमारी कंट्री को हम कैसे भाषा के आधार पर बांटे। आपको पता होगा कि हमारे देश में पहला राज्य लैंग्वेज के बेस पर बना था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु से उस समय, यानी कि मद्रास से अलग होकर जो पहला स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ऑन द बेसिस ऑन लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज के बेसिस पर। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, देश को भाषा के आधार पर कैसे हम बनाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? तो ऑप्शन आपको दे रखे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वही हमारे देश के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट। क्योंकि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो देश के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता है देश के पहले हमारे देश के कानून मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे असेंबली के क्या थे? चेयरमैन थे, वही क्या देश के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड इन विच ईयर, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारे देश का संविधान कब एडॉप्ट किया गया था? हमें पता होना चाहिए कब किया गया था। तो हमारे देश का जो संविधान था ना, वो एडॉप्ट किया गया था मेरे भाइयों, कब? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1950 में हमारे देश का संविधान एडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, है ना? क्यों किया गया था पता है? 1942 में तो भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने किया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 1947 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली थी, और 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। देश का जो संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तुम्हें पता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को एडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था। जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर रेडी हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन उसके 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ, 26 जनवरी 1950 को 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, विच
which of the following was a major challenge faced by Indian government in the early year of nation building? हमें शुरुआत के दौर में हमारे देश को सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से हुआ था? शुरुआत की अगर हम बात करें, किससे हमें बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट को? तो देखो, अगर हम बात कर ले अर्ली डेज की, तो हम सबको पता है कि शुरुआत में पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका से चैलेंज मिला था। सॉरी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के साथ साथ हमें चाइना से सबसे बड़ा चैलेंज मिला था। लेकिन शुरुआत की बात की है, अ मेजर चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द अर्ली ईयर ऑफ द नेशन बिल्डिंग, अर्ली ईयर ऑफ द नेशन बिल्डिंग में तो हमें पाकिस्तान से मिला था, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारे देश पर शुरुआत में क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था कश्मीर पर। और अगर हम देखें तो चाइना से मिला था फिर उसके बाद। तो राइट आंसर है बी। अगर यहाँ ऑप्शन सिर्फ सी होता, बी पाकिस्तान नहीं होता, सी होता, ए होता मतलब चाइना होता, तो हम फिर चाइना लगाते, लेकिन पाकिस्तान दे रखा था इसलिए पाकिस्तान को हम पहला मानेंगे। अगर ए और बी होता, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों होता, तो हम दोनों को भी यहाँ पर मान लेते। श्रीलंका और नेपाल से हमें कोई थ्रेट नहीं था हमेशा, ये याद रखना, मतलब दोनों ही कंट्री डेंजरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देख लिया, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आप देखिएगा, which address who addressed the special session of the Constituent Assembly on the night of 14th और 15th अगस्त 1947? हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सेशन था, जो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में हुआ था, उसे किसने एड्रेस किया था? तो राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, उसके सेशन को एड्रेस किया था। और आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने उसे एड्रेस भी किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत फेमस स्पीच दी थी, ट्रस्टी विद डेस्टिनी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, बहुत फेमस स्पीच थी उनकी, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत ने पहला चैलेंज कौन सा फेस किया था? ऑप्शन दे रखा हमको, टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, टू इंटीग्रेट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम। देखो, सब थे, सब चैलेंज थे, लेकिन जो सबसे पहला चैलेंज था हमारे देश के लिए, वो था टू इंटीग्रेट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत को एक करना था, भारत को यूनाइट करना था, क्योंकि हमारे देश में उस समय 565 के आसपास क्या थी, रियासतें थी, देसी राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अपने आप को अलग रखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, और इसीलिए उन सबको एक कर एक यूनाइट इंडिया बनाना, जो आज हमारा है यूनियन ऑफ इंडिया, वो अपने आप में चैलेंजेबल था। तो पहला चैलेंज था टेरिटरी को, जो हमारी इंडियन टेरिटरी थी, उसको इंटीग्रेट करना था। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was there skepticism about India's ability to remain a unified country? हमारे देश के लिए सबसे बड़ा क्यों लग रहा था लोगों को कि भारत यूनाइटेड नहीं रह पाएगा या भारत नहीं हो पाएगा? क्या कारण था? देखो, बहुत सारी चीजें थी, लोगों को शंकाएं थी कि भारत रह पाएगा नहीं रह पाएगा, भारत की शंका पर, लोगों को एबिलिटी पर शंका की जा रही थी। क्यों? ऑप्शन दे रखा हमको, बिकॉज इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, बिकॉज इंडिया हैड अ weak military, because India was facing economic difficulties, because India had a lack of natural resources। देखो, सारे सही है, लेकिन सबसे जो मेन कारण था वो था, भारत एक बहुत ज्यादा बड़ा देश था। You all know that India is the 7th largest country in the world in area। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत तो 7वां सबसे बड़ा देश है, और उसके साथ साथ हमारा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हर स्टेट में कल्चर चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रहन सहन सब चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था ना इंडिया को यूनाइट करने के सामने हमारे लिए, तो वो था कॉन्टिनेंटल साइज, हमारा देश बहुत बड़ा था, और दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भिन्नता थी, डाइवर्सिटी थी, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the welfare goals set out in the directive principle of state policy? जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, उनमें क्या वेलफेयर के गोल सेट किए गए थे? देखो, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है देश कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें क्या वेलफेयर गोल सेट किए गए थे, हमें वो बताने हैं। पहला ऑप्शन है, गोल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, गोल फॉर प्रमोटिंग रिलीजियस फ्रीडम, गोल फॉर मॉडर्नाइजिंग द एजुकेशन सिस्टम, गोल फॉर इंप्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल ऑफ दिस थे, लेकिन सबसे मेन जो था ना, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरिडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो आंसर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेलफेयर गोल
सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये भी हमने देखा है, शायद क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन laid डाउन फॉर दी डेवलप्ड सोसाइटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट को लेकर क्या, सोसाइटी डेवलपमेंट को लेकर क्या प्रिंसिपल्स थे वो बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, प्रिंसिपल फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। देखो जो सब है, लेकिन हमारा जो मेन राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सोसाइटी डेवलपमेंट के साथ सोचा कि हमारे देश के अंदर इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और समानता के साथ साथ जो सोशली डिसएडवांटेज हुए, जैसे कि जो दलित थे हमारे देश के, जिनको हम डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, जो माइनॉरिटीज थे, उनको भी, उनके राइट्स को भी क्या करना था, प्रोटेक्ट करना था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, How did independent India respond to the challenge of development and well-being? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया जो था वो कैसे, जो हमारे सामने डेवलपमेंट को लेकर और वेलबींग को लेकर, विकास और लोगों कल्याण के जो को लेकर क्या चैलेंजेस थे, वो जो चैलेंजेस थे डेवलपमेंट से जुड़े हुए या वेलबींग से जुड़े हुए, वेलफेयर से जुड़े हुए, उन्हें हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया। तो बाय ऑप्शन इज हियर, बाय अडॉप्टिंग अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्या खुली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी इज by emphasizing national unity at cost of every other objective के national unity के लेकर, by setting out welfare goal in the constitution and developing effective policies, और last option is here, by rejecting all regional and sub-national identities। बिल्कुल नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारे देश ने वेलफेयर के गोल सेट किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज थी, उनमें बहुत सारे गोल थे डेवलपमेंट को लेकर और वेलबींग ऑफ द पीपल को लेकर, और इसलिए उन गोल के बेस पर हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्या करे, इक्वलिटी के साथ, फ्रीडम के साथ साथ लोगों का वेलबींग भी हो, और गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो उनके साथ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हैं, आपने इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। व्हाट इज द टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी क्या है? तो आपको पता है मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी थी, उसी के बेस पर भारत का बंटवारा हुआ। हम देखते हैं, ऑप्शन ना दे रखे, बहुत सारे ऑप्शन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी डी इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम। ये देखो टू नेशन थ्योरी थी ना, जो मुस्लिम लीग ने प्रपोज की थी, मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने, और इसके बेस पर उनका दावा था, उनका क्लेम था कि इंडिया नॉट ओनली लैंड फॉर ओनली हिंदूज बट लैंड ऑफ टू पीपल्स, हिंदू एंड मुस्लिम। और इसी के बेस पर भारत का क्या हुआ, बंटवारा हुआ, इसी के बेस पर इंडिया और पाकिस्तान बना। तो हमें पता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ से कि किसने बनाई थी टू नेशन थ्योरी, किसने दी? तो मुस्लिम लीग ने दी थी। अगर मोहम्मद अली जिन्ना भी नाम हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 14 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन और बचे, 20 क्वेश्चन है ओनली दिस वीडियो। तो 14th क्वेश्चन है, मेन रीजन ऑफ इंडियाज पार्टीशन इज। भारत के बंटवारे का मेन रीजन क्या भैया, भारत का बंटवारा क्यों हुआ था? तो देखो ऑप्शन दे रखा है, एडमेंट इज एटीट्यूड ऑफ जिन्ना, जिन्ना का जो व्यवहार था उसको लेकर, कम्युनल रोड्स एंड डिसऑर्डर, जो भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में थे उनको लेकर, फेलियर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो, और लास्ट इज ऑल ऑफ दिस। देखो अगर हम बात करें भारत का पार्टीशन की मेन वजह क्या थी, तो सारे कारण थे, तीनों कारण थे। जिन्ना का जो एक प्रकार का रूढ़ तरीका था, बिहेवियर था, वो भी था। हमारे देश के अंदर 1946 में जब लॉर्ड माउंटबेटन आए और उन्होंने, तो उनको लेकर उन्होंने, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की बात कर दी, हम एक्शन डे मनाएंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, उसको लेकर बंगाल, अमृतसर वगैरह वाले पार्ट में बहुत सारे दंगे हुए थे, कम्युनल रॉयल्स हुए थे, तो वो भी एक बड़ा कारण था। इससे भी हिंदू मुस्लिम के बीच में एक गैप आया। और एक जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, वो गवर्नमेंट भी कहीं कहीं फेलियर रही लोगों की प्रॉब्लम को, ये जो भी कम्युनल प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हेल्प करने, सोल्व करने में। तो दिस ऑल आर रीजन। तो ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु एडवांस टू नेशन थ्योरी? मैंने अभी कहा था, मैं अभी पढ़ा था कि टू नेशन थ्योरी किसने दी, तो हमें पता है
मुस्लिम लीग ने दी थी। मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, मुस्लिम लीग, द मुस्लिम लीग जो थी वो क्या थी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उसी ने टू नेशन थ्योरी को कंपोज किया था, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना की जो पार्टी थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना, वो बिल्कुल इसके खिलाफ थी, किसके, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थी मुस्लिम लीग, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी। तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी ना, वो क्या थी, हम देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर हिंदू, बिल्कुल नहीं, हिंदू के लिए नहीं, उन्होंने मुस्लिमों के लिए कंट्री मांगी थी, तो दे ही रखा है। द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 3 रीजन, नो। द एस्टेब्लिश ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं, 3 ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। द क्रिएशन ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी टू नेशन थ्योरी में। उन्होंने कहा था ये इंडिया इज नॉट लैंड फॉर ओनली हिंदू, बट हिंदू एंड मुस्लिम, वो हिंदू की भूमि नहीं है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की है, और इसी बेस पर उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द screen, who was the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as फ्रंटियर गांधी। हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP था, मतलब उत्तर पश्चिमी जो हमारा राज्य प्रांत था, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहते, फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, सीमांत प्रदेश कहते थे, उसका कौन सा ऐसा नेता था जो बिल्कुल अविवादित था और उसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड खान अब्दुल गफ्फार। देखो, दो तो हो ही नहीं सकते, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता थे, वो तो हो ही नहीं सकते, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, लेकिन जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो आपको पता है टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया था। तो राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और यही नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अनडिस्प्यूटेड नेता थे, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं। इन्होंने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया था, भारत में रहना चाहते थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था बाद में, तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which two provinces of British India had a very large area where the non-Muslim were in majority। ब्रिटिश इंडिया जो भारत बंटवारे के पहले का जो भारत है, ब्रिटिश इंडिया बिफोर 1947, उसमें दो ऐसे बड़े बड़े एरिया जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी के थे, ये बताना। टू प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड अ वेरी लार्ज एरिया वेयर टू नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। तो कौन कौन से थे मुस्लिम, देखो मुस्लिम तो थे ये, पर मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी काफी अच्छी संख्या में था, उनको बड़ा दिक्कत आई थी। तो पंजाब और बंगाल जो था ना, वो ऐसा एरिया था जो बड़ी प्रॉब्लम थी। पता है बंटवारे के समय पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जो हमारा वेस्टर्न पंजाब था ना, वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब प्रोविंस है। और बंगाल का आपको पता है ईस्टर्न बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है ना, वो ईस्टर्न बंगाल हुआ करता है, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वही ईस्टर्न पाकिस्तान बना था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एंड बंगाल। और लास्ट टू क्वेश्चंस और बच्चे आज के इस वीडियो के। तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जो भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, उसके क्या परिणाम हुए। तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल हुआ, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम बिल्कुल, शरणार्थी जो थे, जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आए थे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, बिल्कुल माइनॉरिटीज की थी, खासकर मुस्लिमों की थी, तो मुस्लिम जो यहाँ रह गए तो उनका क्या होना है, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी तीनों ही, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, जनता का एक जगह दूसरी जगह माइग्रेशन हुआ, पलायन हुआ, ट्रांसफर हुआ, उनका डिस्प्लेस हुए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम भी आई, और प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी, एंड ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। तीनों ही प्रॉब्लम थी पार्टीशन के बाद की, जो हमारे सामने बड़ा परिणाम हुआ, किसका, पार्टीशन का बड़े परिणाम थे, आउटकम्स थे, है ना, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस की जगह कई बार आउटकम भी पूछ सकता है, वो है ना, रिजल्ट भी पूछ सकता है, मतलब। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो टुडेज क्लास, what is the estimated number of people who were forced to migrate across the new border during partition। पार्टीशन के समय क्या हमें पता है कितने लोगों ने बॉर्डर को एक्सचेंज किया था, पार्टीशन हुआ था, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लोग आए, तो क्या इसका राइट आंसर होगा डेटा के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर इज अबाउट 80 लाख पीपल, लगभग 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया था, डिस्प्लेस हुए थे ड्यू टू पार्टीशन, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, यानी यहाँ से जो माइनॉरिटीज थी, वो मुस्लिम खासकर, वो पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सिख और हिंदू थे, वो भारत आ रहे थे। तो लगभग 80 लाख लोगों ने क्या था, पलायन किया था। ये पार्ट ए है दोस्तों,
पार्ट बी भी आपका इस पर जल्दी आपको नेक्स्ट डे कल मिल जाएगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक सजेशन भी कमेंट के रूप में दीजिए, ताकि हम इसमें कुछ और इम्प्रूव कर पाए। मेरी पहली क्लास थी, मैं भी हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो, कल हम और बेहतर तरीके से आएंगे और डे बाय डे हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। तो पहला पार्ट था चैप्टर चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग का, सेकंड पार्ट आएगा, हम पूरी सीक्वेंस करेंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यू निपटाएंगे और हम कुछ पेपर भी लेकर आने वाले हैं। तो हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी के सैंपल पेपर्स भी विद आंसर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।